आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति का पार्ट 4। इसमें हम पढ़ेंगे क्रांति का स्वरूप मतलब क्रांति कैसी थी। क्या यह सैनिक विद्रोह था? क्या यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? क्या यह केवल सैनिक विद्रोह था? इसके बारे में जानेंगे। तो पहले इसको देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1857 के पहले 100 साल पहले मतलब 1757 में जब प्लासी का युद्ध लड़ती है। 1757 में क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है। 1857 के 100 साल पहले प्लासी का युद्ध होता है। इसमें इसी से क्या माना जाता है? अंग्रेज़ों की भारत में हुकूमत की शुरुआत मानी जाती है। मतलब अंग्रेज़ों की भारत में शासन की शुरुआत मानी जाती है 1757 प्लासी के युद्ध के बाद। उसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। उसमें यह निर्णायक युद्ध होता है। इसके बाद ये शासन पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद 100 साल बाद मतलब 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी में जब 100 साल पूरे हो जाते हैं तो 1857 ईस्वी में सैनिकों द्वारा जिस विद्रोह की शुरुआत की जाती है उसे 1857 का विद्रोह कहा जाता है। अब उसकी स्वरूप या प्रकृति कैसी थी, इसको लेकर के विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। कोई कुछ कह रहा है, कुछ विद्वान कुछ कह रहे हैं। जैसे कुछ विद्वान कह रहे हैं, कुछ अंग्रेज विद्वान हैं, ये केवल इस विद्रोह को क्या कहेंगे कि यह केवल सैनिक विद्रोह था, मतलब कि ये केवल सैनिकों तक सीमित था। लेकिन जो भारतीय विद्वान हैं ये कहेंगे कि ये सैनिक विद्रोह नहीं था, ये बल्कि सैनिक विद्रोह से ऊपर उठ करके था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। या अंग्रेज़ों में या मतलब कि भारतीयों में अंग्रेज़ों के प्रति जो भी असंतोष था उसकी प्रतिक्रिया हम क्या 1857 की क्रांति में देख सकते हैं। इसीलिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसकी स्वरूप को बताया। कुछ इसको सैनिक विद्रोह केवल बताएंगे, कुछ इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताएंगे, कुछ इसको राष्ट्रीय विद्रोह बताएंगे। तो इसके बारे में अभी हम देखते हैं। सीले ये अंग्रेज विद्वान है। ये 1857 को कहते हैं कि इसमें देशभक्ति नहीं थी, यह केवल क्या था? सैनिक विद्रोह था। ये सीले क्या कह रहे हैं कि यह केवल क्या था? सैनिक विद्रोह था, जिसका ना तो कोई मतलब देश में इसका कोई ऐसा नेतृत्व करता भी नहीं था और न यह इसका कोई जन समर्थन था। मतलब इसका जो 1857 का विद्रोह हुआ उसमें देश के जो नेता थे उन्होंने नेतृत्व नहीं किया, कोई ऐसा एकजुट होकर के नेतृत्व नहीं किया और ना ही इसमें जन समर्थन था। लेकिन ये सीले का जो भी कथन है इसको खंडित किया जा सकता है, क्योंकि झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह का नेतृत्व करती हैं उसमें एक दुर्गा दल बनाती हैं। दुर्गा दल में महिलाओं का भी सहयोग लेती हैं और अपनी सेना में ये महिलाओं का सहयोग लेकर के विद्रोह करती हैं। तो इसमें जन विद्रोह भी देखा जाता है, लोगों का समर्थन भी देखा जाता है। इसी तरह एक अंग्रेज इतिहासकार 1857 की क्रांति को कट्टरपंथियों द्वारा ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम बताते हैं। ये कौन बताते हैं? L.E.R. रीच भी ये कहते हैं। L.E.R. रीच एक विद्वान है। कौन है? ये अंग्रेज विद्वान है L.E.R. रीच। ये ईसाइयों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि जो भी चाहे मंगल पांडे हुए चाहे मेरठ के सैनिक हुए, ये केवल अपने धर्म की रक्षा के लिए विद्रोह करते हैं, ना कि किसी दूसरे धर्म को हानि पहुंचाने के लिए। और T.R. होम्स क्या कहते हैं? T.R. होम्स कहते हैं कि ये सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष था। मतलब कि जो अंग्रेज सब थे और हम लोग बर्बर थे, मतलब भारतीय जो थे बर्बर थे, इनको कुछ आता नहीं था, इनके बीच का संघर्ष था। ये भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत पहले से ही हम लोग बहुत सभ्य थे।
अब वी.डी. सावरकर क्या कहते हैं? वी.डी. सावरकर 1908 ईस्वी में एक पुस्तक लिखते हैं, उसका नाम रहता है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, मतलब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। वी.डी. सावरकर जो हैं इसको 1857 की क्रांति को क्या कहते हैं? सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। ये कौन कह रहा है? वी.डी. सावरकर कह रहे हैं। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये जो पुस्तक लिखी है वो पूर्णतः मतलब पूरी तरीके से मराठी भाषा में लिखी है। ये भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता हैं। ये अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक है द ग्रेट रिबेलियन। इसको कैसे याद रखेंगे? इनकी पुस्तक को, अशोक महान थे ना, ग्रेट थे, तो इसी को अशोक मेहता ने क्या लिखा है? एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है द ग्रेट रिबेलियन। इसमें अशोक मेहता ने 1857 को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं। इसी तरह सावरकर हैं, वी.डी. सावरकर, ये इस व्यक्त से सहमत हैं। और डॉक्टर एस.एन. सेन भी हैं जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, इन्होंने भी अपनी एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है 1857। इसमें इन्होंने विचार दिया है कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू किया गया था वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। मतलब जो मंगल पांडे थे, चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था ना, तो वो क्या था? धर्म के लिए विद्रोह किया था। और मेरठ की छावनी में भी इसीलिए विद्रोह हुआ था। और पूरे मेरठ के जो सैनिक होते हैं वो दिल्ली आ जाते हैं अपने धर्म की रक्षा के लिए कि हम चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरीके से इसके पहले मंगल पांडे ने भी किया था और विद्रोह करते हैं। तो ये धर्म के लिए लड़ाई के रूप में तो शुरू हुआ था, लेकिन बाद में ही इसमें मतलब जनता के लोग भी शामिल हो गए थे, तो इसलिए इसे स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। यही कह रहे हैं कौन? एस.एन. सेन कह रहे हैं। ये एस.एन. सेन कौन थे? ये एस.एन. सेन 1857 की स्वाधीनता संग्राम के सरकारी इतिहासकार थे। इनको सरकार के तौर पर सरकार ने इन्हें नियुक्ति किया था 1857 के विद्रोह के बारे में लिखने के लिए। इन्होंने 1857 अपनी पुस्तक लिखी है भारत सरकार के कहने पर, इसीलिए इनको सरकारी इतिहासकार कहा जाता है। सावरकर और एस.एन. सेन ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं 1857 के विद्रोह को। इसी के विचारों पर असहमति व्यक्त करते हैं, मतलब इस विचार को मानते नहीं है। कौन? आर.सी. मजूमदार। वो कहते हैं, वो अपनी पुस्तक एक लिखते हैं द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। इसमें ये कहते हैं कि ये ना तथाकथित मतलब 1857 का विद्रोह ना प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। मतलब ना इसको स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है, ना राष्ट्रीय विद्रोह कहा जा सकता है। ये किसका कहना था? आर.सी. मजूमदार का। ये इसका स्वरूप है। अब इसके बारे में देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल कैनिंग थे। और इस समय मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय थे। और इस समय 1857 के विद्रोह के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पामर्स्टन थे। और ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो विक्टोरिया थी। अब हम देखेंगे 1857 क्रांति का क्या क्या परिणाम हुआ। जब 1857 क्रांति हो गई तो उसके बाद क्या उसका परिणाम हुआ? 1857 की क्रांति की असफलता के बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से शासन, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी भारत पे, उसके शासन को ले लिया गया और उसके जितने भी अधिकार थे वापस ले लिए गए। किसने ले लिया? ब्रिटिश क्राउन ने। अब ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे शासन के अधिकार ले लिए गए और कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए क्या किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। अब एक भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसे कहा जाता है, और उसकी परामर्शदात्री मतलब भारत सचिव जो था उसको परामर्श देने के लिए 15 सदस्यों का इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। ये जो भारत सचिव नियुक्त किए गए थे, ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट का सदस्य होता था। जो भारत सचिव नियुक्ति की गई थी वो क्या होना चाहिए था? जो ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट थी उसका सदस्य होना चाहिए था और ब्रिटिश संसद के प्रति ये भारत सचिव जो है उत्तरदायी होना चाहिए था।
उसके बाद इसका क्या परिणाम होता है? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में एक शाही दरबार आयोजित किया जाता है। इसमें लॉर्ड कैनिंग महारानी का उद्घोषणा पत्र पढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो था उसको किसने तैयार किया था? स्टैनली ने तैयार किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस जो महारानी की उद्घोषणा थी इसमें गवर्नर जनरल जो कैनिंग था 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह की समाप्ति के बाद इसको वायसराय की उपाधि दी जाती है। वायसराय का मतलब होता है सम्राट या सम्राज्ञी का व्यक्तिगत प्रतिनिधि। अब कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि नहीं, बल्कि जो सम्राट या सम्राज्ञी है महारानी विक्टोरिया, उसका कोई एक प्रतिनिधि होगा जिसको वायसराय कहा जाएगा। और जो गवर्नर जनरल कैनिंग था इन्हीं को वायसराय बना दिया गया। इसका और क्या परिणाम हुआ? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दी गई। लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, सभी को समान कानूनी सुरक्षा उपलब्ध कराना, लोगों के प्राचीन अधिकारों और रीति रिवाजों के प्रति सम्मान व्यक्त करना आदि क्या किए गए? क्राउन द्वारा भारतीय जनता से वादा किए गए। ये इसलिए किया गया था ताकि भविष्य में चलकर कोई दूसरा 1857 की क्रांति ना हो, कोई दूसरी 1857 की क्रांति ना हो। इसके लिए ब्रिटिश क्राउन द्वारा ये सब किया गया कि आप कोई भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, सभी को समान कानूनी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी और जो भी रीति रिवाज हैं उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया जाएगा। और क्या क्या परिणाम हुआ? तो भारत में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली स्थापित की गई। इसके लिए भारत सरकार अधिनियम लाया गया। कब? 1858 ईस्वी में, जिसे भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है। ये पारित हुआ किसके लिए? एक व्यवस्थित शासन प्रणाली स्थापित करने के लिए भारत सरकार अधिनियम लाया गया, जिसके द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा दी गई जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया। अब नई व्यवस्था की गई 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा। और क्या किया गया? जो भारतीय सैनिकों की संख्या थी यूरोपीय सैनिकों की तुलना में, विद्रोह के पहले क्या होता था? 5 अगर भारतीय होते थे तो 1 अंग्रेज थे, मतलब 5:1 था 1857 के विद्रोह के समय। 1858 की उद्घोषणा और पील कमीशन की सिफारिशों के बाद यह अनुपात घटा कर क्या कर दिया गया? अब 2 भारतीय होंगे तो 1 अंग्रेज होंगे, ये कर दिया गया। अब उच्च सैनिक पदों पर जो भारतीयों की नियुक्ति की जा रही थी उसको बंद कर दिया गया, जिससे जो भी अंग्रेज रहें, क्योंकि अंग्रेजों के प्रति वफादार रहेंगे और कोई ऐसी घटना होगी तो बताएंगे, तो इसलिए उच्च पदों पर भारतीयों की भी नियुक्ति को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। तोपखाने पर अंग्रेजी सेना का अधिकार हो गया। 1857 के विद्रोह के बाद सेना में सिपाहियों की भर्ती गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से की गई, क्योंकि पंजाब का कुछ क्षेत्र ही 1857 के विद्रोह में शामिल था। तो पंजाब से सिख ने भी कुछ सहयोग किया था अंग्रेजों का। तो इन प्रांतों से क्या किया गया? सेना में सिपाहियों को ज़्यादा भर्ती किया गया। वायसराय कैनिंग के समय क्या हुआ था? 1861 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1861 ईस्वी में, और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट भी आया था। 1861 ईस्वी का इंडियन सिविल सर्विस एक्ट भी पारित किया गया था। 1857 के विद्रोह का एक परिणाम और क्या हुआ था? 1857 के विद्रोह के बाद 1858 से भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के नवीन चरण के बाद वित्तीय पूंजीवाद का चरण प्रारंभ हुआ। मतलब कि क्या हुआ था? 1853 ईस्वी में जो रेल लाइन बिछाई गई थी, ये क्या था? इन्वेस्ट था, विदेशियों का भारत में इन्वेस्ट था, जिसको जैसे जब इंसान बहुत ज़्यादा कमा लेता है, वो उपनिवेशवाद था, वित्तीय ब्रिटिश उपनिवेशवाद था, जिसमें जो यूरोपीय थे बहुत ज़्यादा धन कमा लिए थे। अब उसका खर्च कहाँ करेंगे? उसको कहीं ना कहीं लगाएंगे। तो वो यहाँ पर जो रेलवे लाइनें इत्यादि थी उसको अब जो भारत में इन्वेस्ट करेंगे पैसा, उसको वित्तीय पूंजीवाद कहा गया। यहीं पर हमारा 1857 के विद्रोह का पूरा चैप्टर समाप्त होता है।